Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of Allah, the most bountiful and merciful, and who gives our heart the light of peace. Today, the topic of our presentation is application of flip-flops building blocks of digital system. And my group member name is Arif, Muhammad Arif, Huzaifa, and Moise Ilahi, and Ahsan Ali. और जो फिलहाल प्रेजेंटेशन डिलीवर कर रहा है यानी कि मैं हूँ एहसन अली 2 for CS 440 एंड अब लेट्स डिस्कस द स्लाइड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस टॉपिक को समझने से पहले पता होना चाहिए कि फ्लिप फ्लॉप होता क्या है। फ्लिप फ्लॉप एक डिजिटल सर्किट होता है जो एक बिट इन्फॉर्मेशन को यानी 0 एंड 1 को सिर्फ स्टोर कर देता है। ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का एक अहम हिस्सा है जो सिक्वेंशियल लॉजिक बनाता है, और इसके साथ साथ ये कंपोनेंट्स उन तमाम डिजिटल डिवाइसेस में होते हैं जहां डाटा को टेम्परेरी या परमानेंट स्टोर करना होता है। आप मिसाल के तौर पर हम ले सकते हैं मोबाइल फोन्स को ले सकते हैं, हम कंप्यूटर्स को ले सकते हैं और साथ सुपर कंप्यूटर्स को ले सकते हैं। ठीक है, इनका काम सिस्टम के अंदर डाटा के फ्लो को कंट्रोल करना होता है और स्टेट को याद रखना होता है, यानी उसकी हालत को वो ये याद रखते हैं फ्लिप फ्लॉप्स। ठीक है, लेट्स मूव टू अदर स्लाइड दैट इज अबाउट यूटिलिटीज। नेक्स्ट स्लाइड इज अंडरस्टैंडिंग फ्लिप फ्लॉप्स बेसिक्स एंड टाइप्स। सबसे पहले हमारे पास टाइप आ जाती है एसआर फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप आ जाती है हमारे पास, एंड जेके फ्लिप फ्लॉप आ जाती है, एंड टी फ्लिप फ्लॉप हमारे पास टाइप आ जाती है। तो हम सबसे पहले ना डिस्कस करते हैं अपनी जो फ्लिप फ्लॉप है एसआर फ्लिप फ्लॉप को हम डिस्कस करते हैं। एसआर फ्लिप फ्लॉप बेसिकली होता क्या? एसआर फ्लिप फ्लॉप सबसे सिंपल फ्लिप फ्लॉप होती है। ठीक है, एंड इसमें दो इनपुट होते हैं, सेट और रीसेट। ठीक है, और एक बिट को स्टोर करता है ये जो फ्लिप फ्लॉप्स में सबसे आसान होती है ना फ्लिप फ्लॉप, वो हमारे पास एसआर फ्लिप फ्लॉप है। ठीक है, अब हम इसकी डायग्राम को देखते हैं। ठीक है, हमारे पास एक डायग्राम गिवन है, साथ हमारे पास इसका ट्रूथ टेबल जो है वो गिवन है। ओके, ये यहाँ तक अगर हम देखें क्लॉक से पहले पहले हमें ये पता चलेगा ये फ्लिप फ्लॉप हमें बिल्कुल एसआर लैच जैसी लगेगी। अब इस फ्लिप फ्लॉप को हम यूजिंग नैंड गेट से भी कर सकते हैं एंड यूजिंग और गेट नॉट गेट से भी कर सकते हैं। ओके, लेकिन हमें यहाँ पे जो किया हुआ है वो हमारे पास नॉट गेट से किया हुआ है। ठीक है, एंड इसके कंपोनेंट्स आपको बता देता हूँ। ठीक है, हमारे पास दो इनपुट है बेसिकली और साथ क्लॉक दिया हुआ है। ठीक है, क्लॉक कनेक्ट है एंड हमारे पास 4 गेट्स हैं। हमारे पास एक इनपुट आएगी क्यू एंड नेक्स्ट आउटपुट जो सी हमें आएगी वो क्यू होगी एंड नेक्स्ट जो सी आउटपुट हमें मिलेगी वो है क्यू डैश। ठीक है, अब क्लॉक की जो सी वैल्यू होती है हमेशा 1 होती है। ठीक है, क्लॉक जब नॉन ट्रिगर्ड होगा तो चाहे जो मर्जी वैल्यू हो फंक्शन जो है सिस्टम रन नहीं करेगा। तो ठीक है, हमारे पास आउटपुट निकल आएगी नो चेंज होगी। जब हमारे पास होगी ट्रिगर्ड वैल्यू, ट्रिगर्ड होगा क्लॉक, तभी हमें कोई ना कोई वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, सपोज कीजिए आपको एक वैल्यू मैं करके दिखा देता हूँ, बेसिकली साथ साथ बाकी सारी वैल्यूज भी उसी तरीके से आ जाएंगी। तो ये कीजिए हमारे पास आर में पड़ा हुआ है 0। ठीक है, हमारे पास 0 पड़ा हुआ है एंड एस में भी हमारे पास 1 पड़ा हुआ है। ठीक है, अब 0 एंड 1 है। ठीक है, हमारे पास अब हम देखते हैं इसे नॉट गेट बना देगा 0, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 0 वैल्यू आ जाएगी। अब एस की जगह हम पुट कर देते हैं 1 और 1 0 होता है। ठीक है, लेकिन नॉट गेट इसे 0 बना देगा। ठीक है, 1 और इसे हम कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 0। ठीक है, अब ये देखिए ऊपर भी हमें 0 है और नीचे भी हमारे पास 0 है। ठीक है, अब हमें फर्दर इधर देखने की जरूरत नहीं है कि अगर आप चाहें तो इसे फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास इसके लैच, अब ये हमारे पास लैच आ जाता है। ठीक है, अब ये लैच की वैल्यू हमें पता है क्योंकि हमने ट्रूथ टेबल में वो वैल्यूज निकाल चुके हैं। ठीक है, यहाँ तक हमारा काम था। ठीक है, हमने 0 एंड 0 निकालेंगे। 0 एंड 0 करेंगे तो प्रीवियस स्टेट आएगी, आउटपुट में हमारा 0 चला जाएगा। ठीक है, 0 चला जाएगा और क्यू जब उसका बार कर देंगे तो बेसिकली हमारे पास उसका उल्टा आएगा, 0 है तो 1, लेकिन हमें सिर्फ आउटपुट क्यू से काम है। ठीक है, क्यू को जब हम देखेंगे 0 आ रहा है तो 0 का मतलब होता है रीसेट, हम आउटपुट में लिख देंगे। ठीक है, बेसिकली सब की सब आउटपुट्स इसी तरीके से निकल रही हैं एंड बेसिकली हमारा टॉपिक फ्लिप फ्लॉप का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन का, तो मैं कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसका फ्लिप फ्लॉप साथ साथ। ठीक है, अब नेक्स्ट पे हम मूव ऑन कर जाते हैं, दैट इज बेसिकली अ टी फ्लिप फ्लॉप। टी फ्लिप फ्लॉप बहुत बहुत आसान है एंड इसमें बेसिकली होता क्या है, अब ये भी नैंड गेट से भी प्रूफ हो सकता है एंड हम नॉट गेट से भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने नैंड गेट यूज़ किया हुआ, यहाँ तक आप देखें तो हमें लैच ही दिख रहा है, यहाँ तक लैच है। ठीक है, एंड फर्दर हम देखें यहाँ पे क्लॉक आ जाएगा एंड यहाँ तक नॉट गेट लगाने से पहले अगर हम देखें ये पूरा सिस्टम, हमें पता चलेगा कि ये तो हमारे पास एसआर फ्लिप फ्लॉप है। ठीक है, एसआर फ्लिप फ्लॉप में ऐसा क्या चेंज करें कि हमें ये चीज़ मिल जाए कि हमारा डी फ्लिप फ्लॉप बन जाए वो। तो बेसिकली हम एक नोट ऑपरेटर इसके साथ कनेक्ट करते हैं। अब डी फ्लिप फ्लॉप हम यूज़ क्यों करते हैं, हमें ऐसी क्या मजबूरी है कि हमें डी फ्लिप फ्लॉप यूज़ करना पड़ता है? एसआर फ्लिप फ्लॉप से वो चीज़ क्यों नहीं हुई जो हमें डी फ्लिप फ्लॉप यूज़ करना पड़ा? ये हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इनवैलिड स्टेट्स हमें मिल रही होती हैं, जैसे कि हम 1 एंड 1 साथ इनपुट देते हैं तो वो इनवैलिड दिखा देता है, इलीगल दिखा देता है, तो उसी चीज़ को हम ठीक करने के लिए हम डी फ्लिप फ्लॉप यूज़ करते हैं। ठीक है, अब डी फ्लिप फ्लॉप यूज़ किधर होता है? ठीक है, डी फ्लिप फ्लॉप ना सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, ये सिर्फ एक इनपुट लेता है। ठीक है, डिज़ाइन को आसान और एरर फ्री कर देता है, उसमें कोई एरर अब नहीं आ सकता क्योंकि 1 और 1 इलीगल स्टेट देता है, उसे ही खत्म कर देगा, तो अब फर्दर हमारे पास कोई भी एरर वगैरह नहीं होता। ठीक है, इसमें कोई इनवैलिड स्टेट नहीं होती। ठीक है,
अब हमारे पास ये डाटा स्टोर करने के लिए आता है। क्लॉक के सिग्नल पर डी इनपुट की वैल्यू जो सी आउटपुट पर चला जाता है, जो हमारे पास इनपुट की वैल्यू हम देते हैं ना डी फ्लिप फ्लॉप को, और वो ही आउटपुट पर सीधी चली जाती है। इस तरह ना एक बिट को एक्यूरेटली स्टोर ये फ्लिप फ्लॉप कर लेता है आसानी से। अब इसके बाद हमारे हमारे पास इसकी डायग्राम आ जाती है, एंड हमारे पास इसका ग्राफिकल सिंबल आ जाता है, साथ हमारे पास इसकी ट्रूथ टेबल आ जाता है। अब ग्राफिकल डायग्राम को देखें तो हमारे पास यहाँ एक क्लॉक लगा हुआ है, एक हमारे पास इनपुट है और दो आउटपुट। ठीक है, अब ये देखिए क्यू आउटपुट दी हुई है हमने बेसिकली। ठीक है, देख रहे हैं हम, क्यू हमारे पास आउटपुट है और डी हमें इनपुट दी हुई है। इसे हम प्रीवियस स्टेट भी ले सकते हैं। ठीक है, अब जीरो में हमने जीरो इनपुट दिया ना, तो डेट से आ गया, उसी तरीके से जीरो आ जाएगा आउटपुट में, हमने और किसी चीज़ को नहीं देखा। अब यहाँ पे देखिए डी पे हमने वन लिया हुआ है एंड क्यू हमारा जीरो है। ठीक है, अब देखिए जीरो एंड वन होना तो जीरो चाहिए, लेकिन हम क्या कहते हैं, हम डी इनपुट देखेंगे, जो डी इनपुट होगी वही हमारा आउटपुट आ जाएगा। जहाँ वन, अगर हमने डी में वन दिया हुआ है तो यहाँ पे वन आ जाएगा, अगर हमने जीरो दिया तो जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास डेट इज वेरी सिंपल फ्लिप फ्लॉप कह सकते हैं ऐसा के बाद। नेक्स्ट हमारे पास आता है जे के फ्लिप फ्लॉप। जे के फ्लिप फ्लॉप बहुत बहुत आसान है, ज़रा भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, इसकी हम वर्किंग के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। ये हमारे पास सर्किट डायग्राम दी हुई है, इसमें क्या चेंज हुआ, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ तक तो सबका सेम होता है। ठीक है, उसके बाद फर्दर हमने टू एंड गेट्स लगा दिए हैं। ठीक है, नैंड गेट्स लगा दिए, नैंड गेट्स लग गए, उसके बाद एक हमने क्लॉक इसके साथ लगाया, और हमारे पास दो इनपुट्स हैं जे और के। ठीक है, अब जो सी क्यू बार की जो सी आउटपुट है वो लिंक है यहाँ से के से। ठीक है, के से लिंक होगी, के से लिंक होगी, एंड दैट इज गोइंग टू क्यू आउटपुट। ठीक है, क्यू आउटपुट पे जाएगी, और हमारे पास क्यू जो बार की है वो हमारे पास जे के इनपुट की तरफ जाएगी। इतना सा चेंज है। क्यू की जो सी क्यू आउटपुट की जो सी लाइन है, हम इसे अटैच कर देंगे के की इनपुट से, और जे इनपुट की लाइन को हम कर देंगे क्यू आउटपुट से। ठीक है, दैट्स द रॉकेट साइंस इन यूज इन। ठीक है, साथ हमारे पास एक सिंपल सी हमारे पास एक डायग्राम दी गई है, जिसमें हम जे और के दो इनपुट दे रहे हैं, साथ हमें एक आउटपुट मिल रही है। ठीक है, एंड इन्वर्टेड आउटपुट मिल रही है उसे चेंज करके। ठीक है, अब हमारे पास ये यूज करते हैं बेसिकली, हम आउटपुट की कन्वर्जन के लिए करते हैं उसी फ्लिप फ्लॉप। हमारे पास दो आउटपुट इनपुट गिवन है, 0001 1011। ठीक है, बेसिकली 10 तक तो वही काम है ना, कि 10 तक सबका टेबल वैसे ही चल रहा है। हमारी आती चेंज वहाँ पे है जब 1 आ जाता है, इलीगल स्टेट आ जाती है। अब इलीगल स्टेट 1 जो होता है ना, इधर जाके हम टॉगल कर देते हैं, वैल्यू को टॉगल कर देते हैं, सिर्फ टॉगल फ्लिप फ्लॉप ही कहा जाता है। Q2 में जो भी चीज़ आएगी, जैसे कि 11 हमारे पास है प्रीवियस में, अगर जीरो पर होगा ना प्रीवियस स्टेट में, तो हमारे पास इसे टॉगल करके 1 कर देगा। ठीक है, अगर 1 है तो जीरो, बेसिकली इसका ये है। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने टी फ्लिप फ्लॉप के बारे में। टी फ्लिप फ्लॉप होता क्या है? ठीक है, टी फ्लिप फ्लॉप को हमें सबसे पहले समझना होगा कि ये होता क्या है। अच्छा, इसे हम यूज़ क्यों करते हैं? ठीक है, अब इसका यूज़ क्या है तो, और क्यों यूज़ करते हैं। बेसिकली इस टी से हमें पता चल जाता है ये टॉगल फ्लिप फ्लॉप, और इसका काम क्या होता है, आउटपुट को सिंपल चेंज कर देना। ठीक है, और तब चेंज करना जब क्लॉक का सिग्नल हमें मिलता है। क्लॉक का सिग्नल क्या होता है कि 1 जब वो हमें सिग्नल देता है तब ही टी फ्लिप फ्लॉप करता है। ठीक है, अब हम इस पे देख लेते हैं, हमारे पास एक सर्किट डायग्राम गिवन है, हमारे पास एक ट्रुथ टेबल गिवन है। हम सबसे पहले समझते हैं। ठीक है, जब हमारे पास टी में जीरो वैल्यू आएगी, ठीक है, हमें आउटपुट इनपुट जो सी जीरो मिलेगी। ठीक है, हम जो सी है, ठीक है, आउटपुट हमें सिंपल वही आ जाएगी, यानी जीरो है हमारे पास तो जीरो आ जाएगी। टॉगल कब होगा, जब हमारे पास वैल्यू आएगी 1। जैसे ही 1 वैल्यू को डिटेक्ट करेगा सिस्टम, तो सिंपली वैल्यू को टॉगल कर देगा। अब हम इसके ट्रूथ टेबल की तरफ बढ़ते हैं कि इसमें ट्रूथ टेबल में हो क्या है। अब ये देखिए, हमारे पास टी में जीरो है एंड क्यू में हमें जीरो मिला। ठीक है, एंड हमें जो सी आउटपुट मिल गई है, ठीक है, वो हमारे पास सिंपली जीरो हो चुकी है। ठीक है, अब ये देखिए टी पे हमें 1 मिला, जैसे ही सिस्टम 1 डिटेक्ट करेगा, ठीक है, इस वैल्यू को जीरो को टॉगल कर देगा। टॉगल करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, अगर हमारे पास जैसे कि पहले भी मैंने कहा जीरो और टी पे वैल्यू है, ठीक है, इसे टॉगल नहीं करेगा, वही वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जो कि टी की थी। अब ये देखिए 1 हम वैल्यू देते हैं टी की, ठीक है, और हमारे पास क्यू में पड़ा हुआ है 1। ठीक, 1 आया जैसे, तो हमारी वैल्यू ने उसे टॉगल कर दिया। 1 को टॉगल करेंगे तो ये सिंपली जीरो कर देगा। तो ये बेसिकली हमारे पास एस आर डी टी एंड जे के फ्लिप फ्लॉप्स थे। थोड़ा थोड़ा मैंने एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि हमारा टॉपिक फ्लिप फ्लॉप्स का नहीं है, सिर्फ मैंने आपको बेसिक चीज़ें बता दी। ठीक है, कि होता क्या है ये फ्लिप फ्लॉप्स एंड इट्स वर्किंग और ट्रूथ टेबल वगैरह। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, दैट इज स्टोरेज एप्लीकेशन डाटा एंड स्टेट रिटेंशन। ठीक है, इसके स्टोरेज की एप्लीकेशन है। अब इसमें हमारे पास डाटा लैच आ जाता है, रजिस्टर फाइल आ जाती है, स्टेट मशीन मेमोरी आ जाती है, कॉन्फ़िगरेशन स्टोरेज आ जाती है। स्टेप बाय स्टेप मैं इसे एक्सप्लेन करता जाता हूँ। फर्स्ट हम देख लेते हैं अपने डाटा लैच को, कि डाटा लैच के बारे में हम कुछ पढ़ते हैं कि होता क्या है डाटा लैच, एंड दैट्स इट। ओके, डाटा लैच एक ऐसा सर्किट होता है जो सिर्फ एक बिट डाटा की स्टोर करता है, और वो भी उस वक्त जब क्लॉक का सिग्नल जो होता है ना 1 होता है, यानी कि क्लॉक जब एक्टिव होती है तो ही डाटा को स्टोर करता है एक बिट के। क्या करता है ये डाटा लैच, जब कंट्रोल सिग्नल इनेबल क्लॉक होता है, एक्टिव होता है, तब इनपुट का डाटा आउटपुट पर आ जाता है और स्टोर हो जाता है। और जब
सिग्नल ऑफ होता है तो लैच यूज्ड उसी स्टोर वैल्यू को होल्ड कर लेता है, चाहे इनपुट बदल भी जाए, जो भी इनपुट हो उनको इनपुट वगैरह बदल जाए तो वही डाटा को स्टोर कर देता है जो प्रीवियस होता है। अब ये कहाँ यूज़ होता है? टेम्परेरी डाटा होल्डिंग में इसका बहुत यूज़ है। अब टेम्परिंग डाटा होल्डिंग में क्या आ जाते हैं हमारे पास, बफर्स आ जाते हैं या पाइपलाइंस में ये यूज़ होता है, ठीक है, डाटा होल्डिंग यूज़ होती है। अब नेक्स्ट इसका क्या कहते हैं, कहाँ यूज़ होता है कि जब पावर थोड़ी फ्लक्चुएट हो रही हो तो लैच की वैल्यू हम लूज़ नहीं करना चाहते, तो हम ये यूज़ कर देते हैं एस आर डाटा लैच, सॉरी डाटा लैच हम यूज़ कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है रजिस्टर फाइल। अब रजिस्टर फाइल मल्टीपल फ्लिप फ्लॉप्स का ग्रुप होता है, ठीक है, जो मल्टीपल वैल्यूज़ को एक साथ ही स्टोर कर देता है। अब डाटा लैच वो एक वैल्यू को स्टोर करता है, लेकिन ये जो सा है मल्टीपल बिट वैल्यूज़ को एक साथ ही स्टोर करवा देता है। अब ये करता क्या है, मल्टीपल डी फ्लिप फ्लॉप्स इसमें यूज़ होते हैं, ठीक है, जो कि मिलकर एक रजिस्टर बना देते हैं। ये ठीक है, अब मैं इसकी एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे 8 बिट या 16 बिट या 32 बिट, ठीक है। और इन सबका ग्रुप ना मिलकर रजिस्टर फाइल बनाता है जो सीपीयू के अंदर इस्तेमाल होते हैं, सीपीयू के अंदर बेसिकली इस्तेमाल हो रहा है ये हमारे पास रजिस्टर फाइल, ओके। अब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि ये कहाँ यूज़ होता है। अरिथमेटिक ऑपरेशंस में इसका बहुत यूज़ है, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन में इसका बहुत यूज़ है, और टेम्परेरी वैल्यू को स्टोर करने के लिए इसका बहुत यूज़ होता है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आ जाता है स्टेट मशीन मेमोरी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये फ्लिप फ्लॉप्स का एक ऐसा यूज़ है जहाँ वो सिस्टम के करंट स्टेट को सी ही सिर्फ याद रखता है, ठीक है, जिसे हम फाइनल स्टेट मशीन कहते हैं। फाइनल स्टेट मशीन इसका दूसरा नाम है, ठीक है। ये करता क्या है, अब हर क्लॉक पल्स पे सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चला जाता है, ऑटोमेटिक चला जाता है। जैसे हम टॉगल नहीं कहते थे कि टॉगल हो जाता है ऑपरेशन, टॉगल ऑपरेशन ये एक हिसाब से यूज होता है। अब इसका यूज़ कहाँ होता है, ये कंट्रोल यूनिट्स ऑफ प्रोसेसर हमने देखे होंगे। अब वी वेंडिंग मशीन्स में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, और एलिवेटर्स में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। अब ट्रैफिक लाइट्स में भी इसका यूज़ हो रहा है, हर जगह प्री डिफाइंड स्टेप्स फॉलो करने होते हैं इसमें, ठीक है। अब ये था मे- मेरा एक्सप्लेन करने का पार्ट, एंड माई रोल नंबर इज 24CS440। अब नेक्स्ट जिसकी टर्न है, जिस मेंबर की टर्न है वो है 24CS428 हुज़ैफा इत्तिशाम। तो लेट्स गो। Today we are going to dive into how digital system keep track of things, especially how they count and sequence event. This is where counter circuits come into play. So our first type is asynchronous counter. Think of them like a chain reaction. One flip-flop changes and that chain then triggers the next one in a sequence. They are simple to build, but because of this sequential triggering, there can be tiny delays that build up something, causing what we call timing glitches. So while straightforward, they might not be perfect for every application. So move to the next type. Next we have synchronous counters. These are more like a coordinated dance. Instead of one triggering the next, all the flip-flop changes their state at the exact same time, synchronized by a central clock signal. This makes them how much more reliable and accurate, especially in the complex system where precise thing is critical. So then the third type is up-down counters. As the name suggests, these are versatile counters that can count in either direction, up or down. They are incredibly useful in various applications like industrial control system where you might need to track items entering or leaving a process, or in timer where you are counting up to a specific time or down from a set value. Finally, the fourth type is ring counters. So ring counters, these are a bit unique. They essentially circulate a single 1 bit or 0 bit through a series of flip flops. Imagine a light turning on in sequence around a circle. This circulating pattern makes them very effective for sequencing operation. For example, controlling the order in which different steps in a data process occur. So conclude this slide. In essence, counter circuits are backbone for tasks like counting, sequencing, and timing within digital system. Each type offering different advantages depending on the specific need. So the next slide is the frequency division in clock circuit. So now let's shift gear a little and talk about another crucial aspect of digital system: frequency division in clock circuits. Every digital system needs a heartbeat, a clock signal that synchronizes all its operations. But sometimes we don't need just one heartbeat, we need different speeds for different parts of the system. So the first one is input clock signal. At the top of our pyramid, we have the input clock signal. This is typically a very high frequency master clock, often generated by a tiny vibrating crystal known as the crystal oscillator. This is the main fast pulse that drives everything. The next is T flip-flop division. Below that you see T flip-flop division. This is a fundamental way to slow down that super fast clock. A T flip-flop is a special type of flip-flop that every time it receives a clock pulse, it flips its output.
The magic here is that each T flip-flop effectively divides the frequency of the incoming signal by the two. So if you string a few of them together, you can get slower and slower clock speeds from the original fast pulse. And finally, at the base of a pyramid, we have multiple clock domains. Because of this ability to divide frequencies, we can have different parts of a large digital system running at different optimal speeds. For example, your processor might need a super fast clock, but a peripheral like a keyboard controller might only need a much slower clock. This efficient use of different clock speeds helps optimize performance and power consumption across the entire system. So, in summary, these two concepts, counter circuit and frequency division, are absolutely essential for building robust and effective digital system, allowing them to count, sequence, and operate at the right speeds. So, thank you very much. And today I am going to briefly explain how shift registers work and how they help with moving data and converting between serial and parallel formats. Let's start with serial input. This means that data enters the shift registers one bit at a time. It's like passing single bits through a string, slow but efficient when you only have one input line. Okay, the next point is bit shifting. Each time the clock ticks, the bits move one step forward through a chain of storage units called flip-flops. Flip-flops may be in the form of T flip-flop, SR flip-flop, T flip-flop, and as well as JK flip-flop. This process organizes the data in sequence in a sequential form, not a sequential or this and that. Okay. Now let's talk about parallel in output. That it's very that is very important. Okay, regarding to this slide, once all the bits are inside the register, they can be output all at once. First, they get inputs, and after processing it, give them output at one time. This is very useful when the next part of the system needs all the data together quickly. Okay, I hope you grasp the understanding of this concept. Next, we move to synchronization. Then we have synchronization. This ensures that everything runs in a sequence form, okay, CNAC form, especially when different parts of the system work at different speeds. It means if a part has a speed slow, then the other part will be have a speed fast than the first part. Okay, that means uh, different speed. Okay, it helps keep the timing correct so data does not get lost or arrive out of the order. So basically, this is the main reason we use synchronization. Okay, and I also mentioned that alternates timing between different data rates. Okay, I hope you grasp and understand. Next, I move to uh, debouncing circuits, eliminating switches noise. Basically, in this slide, I have explained the problem and its solution as well as a graph. I set it to a diagram. Okay, one by one, I can explain everything regarding to the slide. First of all, let's talk about the problem discussed in this slide. Okay, the problem. What is the problem? When we press a mechanical switch, it does not produce a clean on-off signal. We can find the impurity in it. Okay, it doesn't produce a clean on-off signal. Instead, it generates multiple quick transitions. This is why this is known as a switch bounce. Okay, switch bounce. That's why we call it. Okay. As a result, a signal button press might be falsely interpreted by a digital system as multiple presses, which can cause erratic or unintended behavior. On the left side, on the left side, we can see a graph showing this noisy bouncing signal when a switch is pressed. Okay, and now what is the solution? We use debouncing circuits typically built using flip-flops to
solve these. The flip-flops of four types: T flip-flop, J flip-flops, SR flip-flop, and JK flip-flop. Let's say our choice that we have we that what we prefer. Okay, and the circuits filter out the rapid unwanted transition and ensure that only a single clean pulse is registered for each press. That's why we use flip-flops. Okay, on the right side of the image, we can see how the debounce signal is much more stable and suitable for use in digital system. Okay, if I put the long story short, debouncing circuits are essential for ensuring reliable input handling in electronic circuits. Okay, and that's it.